हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू जगदाले गावड़े। आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम किसी कैटेगरी के अंदर या क्लास के अंदर नहीं रख सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं नर्सिंग रिसर्च के बारे में। तो आप चाहे जीएनएम हो, बीएससी हो, एमएससी हो, ये हर स्टेज पे आपको इस नर्सिंग रिसर्च टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे आप कंपटीशन फेस करने जा रहे हो या थ्योरेटिकल एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिसर्च क्या होता है, नर्सिंग रिसर्च क्या होता है, नर्सिंग रिसर्च की नीड क्या है, क्या पर्पस है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके बाद हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को भी डील करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले नर्सिंग रिसर्च की बात करें तो हमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि रिसर्च क्या होता है। व्हाट इज़ रिसर्च? दोस्तों, नर्सिंग रिसर्च क्या होता है, क्या पर्पस है इसका, कैसे किया जाता है, इससे जाने से पहले हम थोड़ा सा ये देखें कि रिसर्च क्या है या मीनिंग ऑफ रिसर्च। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च? ये रिसर्च वर्ड कहाँ से आया है? तो एक्चुअली ये जो रिसर्च वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड है, रिसर्चे, विच मीन्स टू गो अबाउट सीकिंग, यानी कुछ ढूंढने जाना। या फिर इसे हम रिसर्चियर, एक ओल्ड टर्म है री प्लस सर्चियर, जिसे सबसे पहले यूज़ किया गया था 1577 में। तो यहाँ पर अगर हम इस रिसर्च वर्ड को देखें तो ये कंपाउंड वर्ड है। री का मतलब होता है अगेन एंड सर्च मतलब ढूंढना, या वन शुड सीक द न्यू नॉलेज, है ना, जो पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको फिर से सर्च करना इन अ स्पेसिफिक वे या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे। तो रिसर्च की डेफिनेशन अगर देखा जाए वेबस्टर 1971 के अंदर, तो ये एक स्टूडियस इंक्वायरी है, एग्जामिनेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, एक्सपेरिमेंटेशन है ना। रिसर्च में हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट को या कोई ओल्ड नॉलेज को फिर से रीडिफाइन करते हैं या रिफाइन करते हैं, उसको एग्जामाइन करते हैं साइंटिफिक बेसिस पे, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, है ना, और उससे जो हमें रिजल्ट मिलते हैं उसको इंटरप्रीट करते हैं और उससे हमें कोई नया आउटकम मिला है। तो हमारा रिसर्च का जो मेन पर्पस होता है कि जो हमारा ओल्ड नॉलेज है उसको फिर से रीडिफाइन करना थ्रू द डिफरेंट टेक्निक्स, ताकि वो ह्यूमैनिटी के लिए या हमारे लिए या जितने भी लिविंग बींग्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा और पर्पसफुल हो सके या उससे हमें बहुत बेनिफिट मिल सके। तो रिसर्च हम कह सकते हैं कि जो थ्योरीज़ हैं उनको फैक्ट्स के बेसिस पे या एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे, इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन डेराइव करना, है ना, और थ्योरीज़ को फिर से रिवाइज करना, ये हम कह सकते हैं कि रिसर्च का डेफिनेशन है। अब हम अगर बात कर रहे हैं नर्सिंग रिसर्च की, तो नर्सिंग रिसर्च क्या है? जो सबसे पहला डेफिनेशन था ये पोलिट एंड बैक ने 2004 में दिया था। इसके अकॉर्डिंग इट इज़ द सिस्टमैटिक इंक्वायरी डिज़ाइन टू डेवलप नॉलेज अबाउट इश्यूज ऑफ इम्पॉर्टेंस टू द नर्सिंग प्रोफेशन, इंक्लूडिंग नर्सिंग प्रैक्टिस, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेटिक्स। तो रिसर्च इज़ एन अटेम्प्ट टू गेन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स. It is the collection of data in a rigorously controlled situation for the purpose of prediction or explanation. तो ये एक डिज़ाइंड मेथड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, फिर चाहे वो नर्सिंग प्रैक्टिस हो, एजुकेशन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ पर हम किसी इशू को, जिसको हम प्रॉब्लम कहते हैं या हम रिसर्च करने जाते हैं, तो जो हमारा टॉपिक है या इशू है उसका हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, यहाँ पर हम सिस्टमैटिकली जो है एक मेथड डिज़ाइन करते हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो ये हो गया हमारा नर्सिंग। अब बात करते हैं हम नीड एंड पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। क्या पर्पस है, क्या आवश्यकता है नर्सिंग रिसर्च की, क्या ज़रूरत है हमें, इसे क्यों इंक्लूड किया गया है हमारे सिलेबस में, नर्सिंग रिसर्च को क्या ज़रूरत है, इसके बारे में। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है
कि अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट एम ऑफ नर्सिंग रिसर्च क्या है। तो सबसे पहली बात होती है कि जैसे अभी हमने रिसर्च में भी पढ़ा, इट डेवलप्स एंड रिफाइन एंड एक्सप्लेन द साइंटिफिक बेसिस ऑफ द नॉलेज। जो नॉलेज हमारे पास एग्जिस्टिंग है उसको फिर से रिफाइन करना, जो हो सकता है ओल्ड नॉलेज है, ओल्ड थ्योरीज पे बेस्ड है, क्या वो भी रिसेंट टाइम में पर्पसफुल है या यूज़फुल है हमारे लिए या नहीं है, तो उसको फिर से रिफाइन करना ऑन द बेसिस, साइंटिफिक बेसिस, है ना। तो ये नर्सिंग रिसर्च क्या करता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिफाइन करने में हेल्प करता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है हमारा कि इसका अल्टीमेट एम क्या है। तो अल्टीमेट एम हमेशा नर्सिंग रिसर्च का होगा टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, जो आप पेशेंट केयर दे रहे हैं। कंटिन्यूस रिसर्च से क्या क्या होता है कि नए फैक्ट्स, नए सॉल्यूशंस हमारे पास आते हैं जो पेशेंट की केयर की क्वालिटी को हमेशा इम्प्रूव करते हैं। फिर हमारा सेकंड जो इसका यूज़ है वो एजुकेशन में भी है, टू इम्प्रूव द एजुकेशन। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में भी इम्प्रूवमेंट में बहुत सहायता करता है नर्सिंग रिसर्च। फिर आता है हमारा, इट प्रोवाइड्स फाउंडेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। तो नर्सिंग रिसर्च हमारा क्या है, एक फाउंडेशन है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो नर्सिंग प्रैक्टिस में हम एक्सपेरिमेंटेशन, ट्रू फैक्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं, जो हमारे जो साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज है इसको इम्प्रूव करता है, एविडेंस बेस्ड नर्सिंग रिसर्च। तो दूसरा ये हमारे जो प्रोफेशनल आइडेंटिटी है उसको भी एनहांस करता है ना। तो रिसर्च हमारा बहुत एसेंशियल कंपोनेंट होता है, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, नॉट ओनली नर्सिंग प्रोफेशन। तो ये हमारी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को भी एनहांस करता है। और रिफाइनिंग ऑफ द ओल्ड नॉलेज और रीडिफाइनिंग द ओल्ड कंसेप्ट्स, जो हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मान लीजिए किसी ओल्ड थ्योरी को हम फॉलो कर रहे हैं नर्सिंग प्रैक्टिस में और अब आज के ज़माने में वो बहुत यूज़फुल नहीं है या उतने इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स हमें नहीं दे रही है, तो हमें उस नॉलेज को रीडिफाइन करना है कि कैसे हम क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक और चीज़ इसमें आती है कि पर्पस के अंदर कि कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। तो हमेशा रिसर्च जो होता है वो हमारा कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है, इन केस ऑफ टाइम, मनी और एफर्ट्स, तीनों को सेव करता है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑलरेडी कोई रिसर्च हो रखी है, जैसे मैंने रिसर्च किया है अस्थमा के ऊपर, मैंने किया हुआ है, तो जो एविडेंस, जो फैक्ट्स, जो सॉल्यूशन मैंने प्रेजेंट किए हैं वो आने वाले रिसर्चर्स के लिए ऑलरेडी एक बेस वहाँ पर होगा। तो ये उनका टाइम भी सेव करेगा, मनी भी सेव करेगा और उनके एफर्ट्स को भी सेव करेगा। तो बहुत कम टाइम, कम मनी में वो क्वालिटी केयर जो है वो हमारा मेन पर्पस होता है, उसको इम्प्रूव करना, है ना। तो फिर ये जो है नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को भी डेवलप करता है, जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। इसका एक और पर्पस है, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आंसर द क्वेश्चन। तो जो हमारा टॉपिक होता है वही हमारा रिसर्च प्रॉब्लम होता है ना, उसका सॉल्यूशन हम साइंटिफिक मेथड्स की सहायता से, जो हमारे डिज़ाइन है रिसर्च का, उसके बेसिस पे हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा था नीड एंड पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। अब हम यहाँ पर अगर रिसर्च को क्लासिफाई करें तो हम इसको एप्लीकेबिलिटी के बेसिस पर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है अप्लाइड रिसर्च और दूसरा है बेसिक। तो अप्लाइड रिसर्च का जो एम है वो नॉलेज को अक्वायर नहीं करना है। ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें रिसर्चर्स जो हैं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सीख करता है, यानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या जो एवरीडे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हाउ टू क्योर इलनेस, हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ ऑन द डेली बेसिस। तो यहाँ पर रिसर्चर्स एंड जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है वेज टू ट्रीट और क्योर अ स्पेसिफिक डिसीज़। तो यहाँ पर जो पर्पस है वो नॉलेज को अक्वायर नहीं करना है, जबकि क्या करना है, डेली बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स फेस करता है कोई भी प्रैक्टिशनर, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये यहाँ पर एम होता है। अब बात करते हैं बेसिक की, जिसे हम फंडामेंटल या प्योर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो रिसर्चर होता है उसका जो एम होता है वो साइंटिफिक क्यूरोसिटी या किसी साइंटिफिक क्वेश्चन
को सॉल्व करने की ओर होता है। यहाँ पर जो मेन मोटिवेशन होता है वो किसी भी फील्ड में नॉलेज को एनहांस करना या नॉलेज को क्रिएट करना या किसी नई चीज़ को इन्वेंट करने के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। तो इसकी कोई कमर्शियल वैल्यूज़ नहीं होती है इस तरह की डिस्कवरीज़ की जो बेसिक रिसर्च होती है। तो जो बेसिक रिसर्चर्स होते हैं उनका जो मोटिव होता है वो नए नॉलेज को स्थापित करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड वन। तो पर्पस ऑफ रिसर्च स्टडी के बेसिस पर हम इसको फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कोरिलेशन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एंड इवैल्यूएशन रिसर्च। तो ब्रीफली हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। कोरिलेशन रिसर्च के अंतर्गत ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है या एक स्टैटिस्टिकल स्टडी है जो दो या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो है रिलेशनशिप की स्टडी करता है। यहाँ पर कॉज और इफ़ेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये ढूंढता है या इस्टेब्लिश करता है रिलेशन, एसोसिएशन या कोरिलेशन दो या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में, जिसमें एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम देखें तो कोरिलेशन रिसर्च में एग्जांपल देखते हैं, टू असेस द रिलेशनशिप बिटवीन द डिसीज सिवियरिटी एंड द फियर ऑफ नेगेटिव इवैल्यूएशन दैट disease the patient experience. तो correlation research is developing a systematic investigation and seeking the relationship or developing the relationship between two or more variables. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की अगर बात करें तो ये एक एक्यूरेट पोर्ट्रेल है कैरेक्टरिस्टिक का किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन या ग्रुप का। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है वो ज़्यादातर स्टैटिस्टिकल रिसर्च है। यहाँ जो स्टडी की जाती है उसका जो मेन जो एम होता है वो डिस्कवर करना है न्यू मीनिंग, डिस्क्राइबिंग व्हाट एग्जिस्ट, डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स एंड कैटेगराइजिंग द इंफॉर्मेशन। तो ये उन सभी चीज़ों के साथ डील करता है जिसे काउंट किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है और इसका किसी के भी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है या पड़ेगा। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है ये इस टाइप का रिसर्च वहाँ पर कंडक्ट किया जाता है जहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं है, लेकिन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हेल्प करता है रिसर्च डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन मेथड या सब्जेक्ट के सिलेक्शन में बहुत हेल्प करता है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का जो रिज़ल्ट है यूजुअली डिसीज़न मेकिंग में बहुत हेल्पफुल नहीं होता, लेकिन ये किसी गिवन सिचुएशन की इंसाइट प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करता है और बहुत लार्ज पॉपुलेशन के स्टडी पर हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होता है? इट एक्सप्लेन्स और क्लैरिफाइज वाई द रिलेशनशिप इज फॉर्म्ड एंड वाई अ रिलेशनशिप, एसोसिएशन और इंटरडिपेंडेंस एग्जिस्ट। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रिलेशनशिप क्यों बना है, उनमें क्या एसोसिएशन है या क्या इंटरडिपेंडेंस है या क्यों है, इसको एक्सप्लेन करता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम कह रहे हैं कि वाई स्मोकिंग लीड्स टू लंग कैंसर, सो ये एक एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट इज़ इवैल्यूएशन रिसर्च। तो इवैल्यूएशन रिसर्च जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी भी प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया जा चुका है और उस प्रोग्राम का किसी सब्जेक्ट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको ये इवैल्यूएट करता है। सो इवैल्यूएशन जो होता है ये प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे किया जाता है। तो इवैल्यूएशन के अलावा परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन के अलावा ये परफॉर्मेंस को स्टिमुलेट भी करता है, उसे डायरेक्शन भी देता है और जब भी ज़रूरत होती है उसको कंट्रोल भी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द मोड ऑफ इंक्वायरी एम्प्लॉयड। इसमें सबसे पहला है क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च हम वहाँ पर करते हैं जब किसी फिनोमेना को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है, जैसे कि बिलीव्स हैं, मीनिंग्स, एट्रीब्यूट्स, सिम्बॉल्स,
यहाँ पर अगर हमारा कोई फिनोमेना है जिसे हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते या मैथमेटिकली हम उसे क्वांटिफाई करना इम्पॉसिबल होता है, तो वहाँ पर हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर हम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को अचीव करने की कोशिश करते हैं अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड द रीजंस दैट गवर्न सच बिहेवियर। कोई पर्टिकुलर बिहेवियर है तो उसके पीछे क्या कारण है। तो क्वालिटेटिव मेथड हमेशा इन्वेस्टिगेट करता है व्हाई एंड हाउ ऑफ डिसीजन मेकिंग, नॉट जस्ट व्हाट, वेयर एंड व्हेन। क्वालिटेटिव रिसर्च के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, इसकी 4 स्टेजेस हैं: कोड्स, कंसेप्ट, कैटेगरीज, थ्योरी, हिस्टोरिकल रिसर्च। इसके भी फर्दर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं: फिनोमोलॉजिकल रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च, नरेटिव एनालिसिस। ये सब क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स हैं। देन आता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी फिनोमेना। तो स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या कंप्यूटेशनल टेक्निक्स के साथ जब हम किसी फिनोमेना को डिफाइन कर सकते हैं तो वहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च की जाती है। इसे पॉजिटिविस्ट, एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिस्ट अप्रोच भी कहा जाता है, एम्पिरिस्ट अप्रोच ऑफ रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च की सहायता से नेचर ऑफ एनी इंटरवेंशन कंपैरिजंस किए जा सकते हैं। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च किया जाता है कुछ साइंटिफिक मेथड्स की सहायता से, जैसे जनरेशन ऑफ मॉडल्स, थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस, डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स ऑफ फॉर मेजरमेंट, experimental control and manipulation of variables, collection of empirical data, modeling and analysis of data, evaluation of result। तो इस तरह से quantitative research किया जाता है। Now next is steps of research। तो research में क्या क्या step होते हैं या होने चाहिए। तो जो स्टेप्स होती हैं जनरली वो रिप्रेजेंट करती है कि ओवरऑल प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो लेकिन जो स्टेप्स होती है वो हमेशा एवर चेंजिंग होती है, कभी भी फिक्स नहीं होती है। तो मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स जो होते हैं वो एक जनरल स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। ज़्यादातर जो है पर्पस फॉर इंगेजिंग इन द स्टडी, है ना, यहाँ से शुरुआत ज़्यादातर नहीं देखी जाती है। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं ज़्यादातर लोग? जनरल स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। फिर सबसे पहला है स्टेप्स में अगर जो जनरली फॉलोड किया जाता है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, देन लिटरेचर रिव्यू, स्पेसिफाइंग द पर्पस ऑफ द रिसर्च, डिटरमाइनिंग specific research questions or hypothesis, then data collection, analyzing and interpretation of the data, reporting and evaluating research, and then communicating the research findings and possibly recommendations। तो ये जो steps होती हैं वो जनरली फॉलो की जाती हैं फॉर रिसर्च। से पहला है रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम ये जो आपका टॉपिक ऑफ रिसर्च है वो क्या होता है? तो जॉन डीवी के अनुसार अ प्रॉब्लम रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन acquired by a researcher and sees solution for it। तो प्रॉब्लम क्या है? एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो रिसर्चर देख रहा है और उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम के लिए आपको क्या चाहिए? कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस अबाउट अ सोशल फिनोमेना। कोई भी सोशल फिनोमेना हो रहा है उसके लिए उसके रिगार्डिंग कॉन्शियसनेस होना चाहिए और अवेयरनेस होना चाहिए। तो रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे रिसर्चर का नॉलेज, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और कीन ऑब्जर्वेशन। तो कुछ स्टेप्स होता है यहाँ पर फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम: सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डिलिमिटेशन द रिसर्च टॉपिक, इवेल्युएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेटिंग द फाइनल स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है आपका लिटरेचर रिव्यू। क्या होता है? तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, रीडिंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड समराइजिंग द स्कॉलरली मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी। जो ऑलरेडी
उस प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड जो रिसर्चेस हो चुके हैं, जो थ्योरीज दी जा चुकी हैं, उसको थॉरली रीड करना, एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना और समराइज करना फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी, यानी प्रॉपरली उसको स्टडी किया जाना चाहिए। तो सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं हमारे यहाँ पर? सोर्सेज ऑफ रिव्यू लिटरेचर में प्राइमरी सोर्स हो सकता है, सेकेंडरी सोर्स, टर्शरी सोर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट इज वेरिएबल एंड हाइपोथेसिस। वेरिएबल एंड हाइपोथेसिस क्या होता है? वेरिएबल जो होता है ये किसी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या फिनोमेना जिसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वेट, एज एंड मंथ। अब यहाँ पर हम वेरिएबल्स का भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला होता है बेस्ड ऑन द फॉर्म प्रेजेंटेशन, है ना। तो इसमें न्यूमेरिकल वेरिएबल, नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल्स हो सकते हैं। ऑर्डर और रैंकिंग के बेसिस पर यहाँ पर किया जा सकता है क्लासिफिकेशन वेरिएबल्स का। फिर कैजुअल रिलेशनशिप के बेसिस पे हो सकते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रानियस वेरिएबल, इंटरविनिंग वेरिएबल्स। डिज़ाइन के बेसिस पे, डिज़ाइन ऑफ द स्टडी के बेसिस पे एक्टिव वेरिएबल, एट्रीब्यूट वेरिएबल। देन हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक प्रिडिक्शन है, एक टेंटेटिव प्रिडिक्शन है, या फिर हम कह सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका एक्सप्लेनेशन है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस एक फॉर्मल स्टेटमेंट हम कह सकते हैं, फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन। हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, क्लैरिटी, यूनिडायमेंशनल, जस्टिफाइबल, टेस्टेबल और वेरीफाइबल, सिंपल और ब्रीफ, रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ नॉलेज एंड थ्योरी। नाउ यहाँ पर हाइपोथेसिस के भी टाइप्स होते हैं। इसमें इंडक्टिव हाइपोथेसिस है, डिडक्टिव हाइपोथेसिस है, जो ओरिजिन के बेस पर होता है। इंडक्टिव हाइपोथेसिस में हम एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं और जनरलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। तो जो रिसर्चर होता है वो कोई सर्टेन पैटर्न, ट्रेंड या एसोसिएशन को ऑब्जर्व करता है फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। डिडक्टिव हाइपोथेसिस में क्या होता है? इसमें किसी जनरल आइडिया, थ्योरी या प्रिंसिपल से हम स्पेसिफिक स्टेटमेंट को डराइव करते हैं। किसी जनरल प्रिंसिपल जो टेस्टिंग के अंडर है वहाँ से हमको डराइव करना है किसी स्पेसिफिक प्रेडिक्शन को, है ना। इसमें सेकंड टाइप है बेस्ड ऑन फॉर्मुलेशन। इसमें पहला आता है रिसर्च हाइपोथेसिस और दूसरा है नल हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस एक फॉर्मल स्टेटमेंट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। दूसरा है आपका नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में ये कहता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन एंटिसिपेटेड रिलेशनशिप। ये है डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल इज स्पेसिफाइज द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, जो हम रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेरिएबल्स के बीच में। और नॉन डायरेक्शनल में क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल कोई इंडिकेशन नहीं करता है या कोई डायरेक्शन नहीं बताता है या कोई रिलेशनशिप नहीं है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे सिंपल हाइपोथेसिस है और कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस है। तो सिंपल हाइपोथेसिस क्या एक्सप्रेस करता है? रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस एक प्रिडिक्शन है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जिसे मल्टीवेरिएट हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप होता है वो होता है बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, है ना। तो इसमें पहला होता है एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। तो एसोसिएटिव हाइपोथेसिस क्या प्रपोज करता है? रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स दैट अकर और एग्जिस्ट टुगेदर इन द रियल वर्ल्ड, है ना। इस रियल वर्ल्ड में जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में, तो यहाँ पर अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो दूसरा भी चेंज होगा।
तो ये जो है आइडेंटिफाई करता है रिलेशनशिप को, लेकिन ये कॉज और इफ़ेक्ट जो है रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच में उसको इंडिकेट नहीं करता या आइडेंटिफाई नहीं करता। कैजुअल हाइपोथेसिस क्या इंडिकेट करता है? द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारा आता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग एक प्रोसेस है या एक टेक्निक है ऑफ सिलेक्टिंग अ सुटेबल सैम्पल, एक सुटेबल सैम्पल को सिलेक्ट करने की प्रक्रिया, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो हमारा जो सैम्पल है वो हम ऐसा सिलेक्ट करेंगे जो एक होल पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करता हो या रिप्रेजेंट करता हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है कि हम सैम्पल को कैसे चूज़ करेंगे। तो इसमें मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग के अंदर सबसे पहला आता है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पॉपुलेशन के हर मेंबर को इक्वल चांस मिलता है टू बी सिलेक्टेड, है ना। तो इसमें भी टाइप्स हैं फर्दर, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सबसे कॉमनली यूज्ड मेथड है सिलेक्टिंग अ प्रोबेबिलिटी सैम्पल, जहाँ पे ईच एलिमेंट इन द पॉपुलेशन इज गिवन एन इक्वल चांस, है ना। पॉपुलेशन के हर एलिमेंट को इक्वल चांस दिया जा रहा है टू गेट सिलेक्टेड। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट चांस होता है सिलेक्शन का। इसमें हम लॉटरी मेथड यूज़ कर सकते हैं, अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर एंड एरिया सैम्पलिंग। तो ये रेफ़र करता है सैम्पलिंग प्रोसीजर को जो वेरियस स्टेजेस में कैरी आउट की जाती है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होता है? इसमें एक पर्टिकुलर सैम्पल स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है? जो पूरा पॉपुलेशन है उसको डिवाइड किया जाता है या सब डिवाइड किया जाता है होमोजेनस ग्रुप्स में, जिसे स्ट्रेटा कहा जाता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है? इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स फ्रॉम पॉपुलेशन टू इन्फर दैट अ सैम्पल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉपुलेशन। इसके फर्दर टाइप्स हैं कन्वीनियंट सैम्पलिंग या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। इसमें हम वो सैम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, दे आर राइट प्लेस एंड राइट टाइम, और जो रिसर्चर के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है ऐसे सैम्पल्स को लेना। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। यहाँ पे हम जो सैम्पल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर जो सैम्पल सेलेक्ट किया जाता है वो इस तरह से होता है कि पॉपुलेशन का हर स्ट्रेटम प्रोपोर्शनेटली यहाँ पर रिप्रेजेंट हो। तो इस तरह से कोटा सैम्पलिंग की जाती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है? इसे नेटवर्क चेन सैम्पलिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट से हम रेफरेंस लेते हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, तो इससे स्नोबॉल सैम्पलिंग करते हैं। पर्पसिव सैम्पलिंग में क्या होता है? ये एक डेलिब्रेट सिलेक्शन है सैम्पल यूनिट्स का, जो किसी प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के बेसिस पे किया जाता है। यहाँ पर वेरियस स्ट्रेटजीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे वॉलंटरी सैम्पलिंग, मॉडल इंस्टांस, इवेंट सैम्पलिंग, एक्सपर्ट सैम्पलिंग, टाइम सैम्पलिंग एक्सेट्रा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो है सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर क्या है? यहाँ पर अगर जो पैरामीटर्स आपने लिए हैं और जो सैम्पलिंग प्रोसेस किया है उन दोनों के बीच में अगर डिस्क्रिपेंसी आ जाती है तो उसे हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है? अगर कलेक्शन के दौरान एरर होता है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन के कलेक्शन के दौरान अगर एरर होता है किसी सैम्पल से, तो उसे हम नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। इसमें फर्दर आता है हमारा data analysis and interpretation. So data analysis is a process of inspecting, cleaning, transforming and modeling data. जिसमें आपका गोल क्या होता है? Discovering useful information, suggesting conclusion and supporting the decision making. तो data analysis and interpretation अपने आप में एक बहुत important part है। नाउ एथिक्स इन रिसर्च। रिसर्च में क्या एथिक्स होना चाहिए? रिसर्चर्स को 4 मेन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए।
प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशंस, इसका मतलब होता है डू गुड। तो बेनिफिशंस जो है हमेशा बेनिफिट प्रोवाइड करता है पर्सन्स को और हमेशा उनके वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करता है। प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन। तो ये जो है किसी भी पर्सन की स्वतंत्रता के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। पार्टिसिपेंट हमेशा स्वतंत्र रहता है, उसके पास राइट है कि वो रिसर्च एक्टिविटी से में भाग न ले और कभी भी उसे वो छोड़ के जा सकता है। तो यहाँ पर पर्सन की वैल्यूज़ और उसके बिलीव्स को पर ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाता है, उसे एक्नॉलेज किया जाता है, उसे फ्रीडम होती है अपनी चॉइसेस के लिए हमेशा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। सो यहाँ पर पार्टिसिपेंट के पास राइट है फॉर द फेयर ट्रीटमेंट। सो रिसर्चर है, उसको हमेशा बेनिफिट या बर्डन को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करना है और हमेशा प्राइवेसी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन मैल्फिसेंस, इसका मतलब होता है पार्टिसिपेंट को इंटेंशनली कभी भी हार्म नहीं करना है। तो दोस्तों ये कुछ नर्सिंग रिसर्च से रिलेटेड हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था। अब हम इसके MCQs देखेंगे, इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण MCQs एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे सब्जेक्ट के MCQs के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।